द पैराडॉक्स ऑफ इंडियन ओबेसिटी। आपने नोटिस किया होगा कि एक एवरेज इंडियन आदमी कपड़ों में तो फिट दिखाई पड़ता है, पर बिना कपड़ों के उसका विसरल फैट या बेली फैट विजिबल होता है, जिसे हम स्किनी फैट कहते हैं। आज इंडिया की पॉपुलेशन अंडर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज से सफ़र कर रही है। वी आर ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल। इंडिया को वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। नाउ इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे बेली फैट के स्टोर होने का कारण क्या है, क्या ये सिर्फ हमारे ईटिंग हैबिट की गलती है या एक हिस्टोरिकल सर्वाइवल मैकेनिज्म है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर हम शॉर्ट आंसर में बात करें तो ये हमारी ईटिंग हैबिट की गलती नहीं, डेकेड्स में ट्रेजेडी के थ्रू हमारा अडॉप्टेड एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जिसका सबसे पहला फैक्टर है द ग्रेट इंडियन फेमाइन्स। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया ने दर्जनों फेमाइन्स यानी कि भुखमरी जैसी आपदा को एक्सपीरियंस किया है और हमारे लोगों ने इसे सहा है और सरवाइव किया है। इस भुखमरी जैसी आपदा में केवल उन्हीं का सरवाइव कर पाना मुमकिन था जिनके पास खुद को कम से कम खाने में जिंदा रखने की क्षमता थी। इन सभी फेमाइन्स में सबसे ज़्यादा अनफेमस वन है द ग्रेट बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में द ग्रेट बंगाल फेमाइन के कारण, यानी कि बंगाल फेमाइन में 20 से 30 लाख लोगों की जान चली गई, जिसमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी आते थे। केवल उन्हीं का जिंदा रह पाना मुमकिन हुआ जो खुद को कम से कम खुराक में जिंदा रख पाए। फेमाइन इज लाइक अ culinary प्रेशर कुकर। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें केवल उन्हीं का जिंदा रह पाना मुमकिन होता है जो अपने मेटाबॉलिज्म को इतना स्लो कर लेते हैं कि उन्हें फूड की ज़रूरत कम होती है। जो खुद को इस एनवायरनमेंट में कोप अप कर पाते हैं, केवल वही सरवाइव कर पाते हैं और उन्हीं की डिसेंडेंट यानी उनकी जनरेशन आगे पास ऑन होती है। और यहीं से आता है द 30 जीन हाइपोथेसिस। द 30 जीन हाइपोथेसिस एपिजेनेटिक्स पे बात करता है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आवर जनरेशन हमारे जीन में ट्रांसफ़र होते हैं, जो हमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट लाइक फेमाइन जैसी स्थिति में जिंदा रखने में मदद करते हैं। एक प्रेग्नेंट महिला यानी कि एक गर्भवती महिला जब भुखमरी जैसी स्थिति को एक्सपीरियंस करती है तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और यही केमिकल सिग्नल्स उसके फीटस यानी कि उसके पेट में पल रहे बच्चे तक भी जाते हैं, जिसके कारण उसका बच्चा आने वाले फेमाइन के लिए अंदर से ही तैयार होकर पैदा होता है। उस बच्चे के पास मसल्स इनफ होती हैं कि वह कम से कम खाने में खुद को जिंदा रख पाए। फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, द सेम जीन, द सेम एपिजेनेटिक्स पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका सबसे बड़ा और मैसिव एग्जाम्पल द बंगाल फेमाइन सी है। द 30 जीन हाइपोथेसिस, या यूं कहें द पासिंग ऑफ सर्वाइवल जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये हमारे लिए एक वरदान की तरह था, पर वही आज हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है। आज हमारी बॉडी एक आने वाले फेमाइन के लिए पहले से तैयार है, जो कि कभी आने नहीं वाला। और यहीं से सेकंड फैक्टर आता है द सर्वाइवल मोड। इंडिया experienced a shock after 1991 economic liberalization। 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया ने एक ऐसा शॉक एक्सपीरियंस किया जिसमें हमारी इकोनॉमी एक स्कार्सिटी ड्रिवन इकोनॉमी से एक अबंडेंस इकोनॉमी में चेंज हो गई। हम एक भुखमरी जैसी स्थिति से, एक भुखमरी जैसी आपदा से सीधे खाने के भंडार जैसे देश में शिफ्ट हो गए। जिस इवोल्यूशन को होने में हजारों साल लगते हैं, जिस इकोनॉमिक शिफ्ट को होने में दशकों लग जाते हैं, वह हमारे देश ने और हमारी देश की जनरेशन ने केवल कुछ सालों के अंदर ही एक्सपीरियंस कर लिया था, जिसका इम्पैक्ट
कुछ ऐसा है कि आज भी हमारी बॉडी एक आगामी फेमाइन के लिए या फिर एक फ्यूचर आपदा के लिए खुद को तैयार करके बैठी है। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे विसरल एरिया यानी कि बेली रीजन पे स्टोर्ड फैट। हमारी इंडियन बॉडी अभी भी सर्वाइवल मोड में है। सर्वाइवल मोड से मुझे मेरे एक दोस्त की याद आती है। शाउट आउट टू समीर पांडे। हमारी बॉडी अभी भी एक आने वाले फेमाइन के लिए खुद में फैट स्टोर करके रखी हुई है जो कि कभी आने नहीं वाला। हमारी बॉडी तैयार है एक ऐसी आपदा के लिए जो कभी होने नहीं वाली। ये बॉडी फैट हमारे एक्सटर्नल बॉडी के साथ साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि लिवर पर भी स्टोर होता दिखाई पड़ता है, जिसका रीजन है आज इंडिया में बढ़ते फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस के केसेस। हमारे विसरल फैट या बेली फैट के जमा होने का थर्ड फैक्टर है द मिथ अबाउट इंडियन हेल्दी डाइट। आज भी इंडियन हाउस होल्ड्स में चावल, दाल और सब्जी को एक हेल्दी डाइट समझा जाता है, जो कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमारे डाइट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है और प्रोटीन इंटेक की और ज़्यादा कमी है। आज 90% ऑफ द इंडिया प्रोटीन डेफिसिट है, जो कि वह जानता भी नहीं। हमारे खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जगह रिफाइंड कार्ब्स भरे हुए हैं। हम ग्रेन्स में मिलेट्स जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी की जगह हाईली रिफाइंड फ्लोर खाते हैं। हम कुकिंग फैट्स में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की जगह हाईली रिफाइंड ऑयल कंज्यूम करते हैं। हमारी इनिशियल जनरेशन में प्रोटीन इंटेक इनफ तो नहीं था, पर वो लेंटिल्स जैसे कि चना दाल, मसूर दाल या मूंग दाल के थ्रू बैलेंस जरूर था। पर आज ना हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ पाया और ना ही वो बैलेंस्ड है। एक्सटर्नल प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि वे प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आज भी हमारे इंडियन हाउस होल्ड में नहीं पहुंच पाए हैं और नहीं ट्रस्ट किए जाते हैं। एक्सटर्नल प्रोटीन सोर्सेज से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना आज एक प्राइमरी ऑप्शन नहीं है। There is also a major contributor to calories which are snacks and liquid calories. हम अपनी पूरी दिन की डाइट में सिर्फ खाना नहीं खाते, साथ ही साथ समोसे, कचौरी और चाय, कोल्ड ड्रिंक जैसे लिक्विड और स्नैक्स भी कंज्यूम करते हैं और उनकी कैलोरीज हमारे डेली डाइट में कंट्रीब्यूट करती है, जो कि हिडन कैलोरीज के रूप में होती है। The fourth factor between health and unhealthy lifestyle is the boredom from physical fitness and physical activity. After the economic liberalization and industrial revolution, Indian generation ने अपने वर्किंग कल्चर में एक शिफ्ट एक्सपीरियंस किया। खेतों में काम करने से लेकर आज डेस्क पर बैठकर काम करने तक, ये हमारी वर्किंग हैबिट को चेंज तो कर गया, पर हमारी डाइट आज भी वही की वही है। हम हाई कार्ब्स और लो प्रोटीन वाली डाइट कंज्यूम करते हैं, पर जबकि उतना कार्ब्स आज हम यूज ही नहीं करते। आफ्टर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कार्स और स्कूटर्स के लिए हमारे इंडियन मॉडर्न सिटीज़ में इनफ जगह है और मेजरली इंडियन यूथ या फिर कहें इंडियन सोसाइटी कार्स और स्कूटर्स के थ्रू ही कम्यूट करती है। आज हमारे देश में, हमारी मॉडर्न सिटीज़ में वॉकेबल कॉरिडोर्स और पार्क की कमी है, जिसके थ्रू हम कहीं कम्यूट कर सकें। हिस्टोरिकली भी देखें तो फिजिकल लेबर को एक लो क्लास वर्क से एसोसिएट करके देखा जाता है, यानी कि फिजिकल लेबर एक लो क्लास का वर्क समझा जाता है। अपने विसरल एरिया या अपनी बेली के अराउंड एक हेल्दी लेयर ऑफ फैट को प्रॉस्पेरिटी का साइन समझा जाता है और स्किनी या फिट बॉडी को एक अनहेल्दी बॉडी कंसीडर किया जाता है। आज इंडिया का जिम कल्चर भी यंग और एलीट क्लास का किए जाने वाला एक हॉबी समझा जाता है, ना कि डेली इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल और रूटीन। जिम जाना वेस्ट ऑफ टाइम समझा जाता है, ना कि इम्पॉर्टेंट सर्वाइवल मेथड। द लास्ट फैक्टर इज द ग्रेट कंक्लूजन। हमारी स्किनी फैट बॉडी या विसरल एरिया पे फैट जमा होने का कारण हमारे विल पावर की कमी नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी ओरिएंटेड सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कि हमें जिंदा रहने में मदद करता है। यह एक ऐसा इम्पोर्टेंट वेपन है जिसकी जरूरत शायद हमें कभी ना पड़े। फ्रॉम फेमाइन्स टू कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ, फ्रॉम फूड
टू हॉबीज एंड माइंडसेट, इट्स अ कलेक्टिव रीजन जिसके कारण हमारे विसरल एरिया पे फैट इकट्ठा होता है। इट्स नॉट जस्ट आवर ईटिंग हैबिट मिस्टेक। इन द एंड हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारे ईटिंग हैबिट को सही करें और फिजिकल फिटनेस को सीरियसली लेना चालू करें। उसे एक एलीट और यंग क्लास की हॉबी ना समझकर डेली रूटीन का पार्ट बनाएं, वरना हमारा देश आगे भी डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से ही जाना जाएगा। रिमेंबर, आई से व्हाट आई सी। पीस आउट।